जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9th का है भूगोल, लेसन 3 अपवाह तंत्र का वीडियो यह 3 है। पार्ट 1 और 2 इसके पहले अपलोड कर दिया गया है, यह पार्ट 3 है। देखिए कृष्णा नदी के बारे में पढ़ना है। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और इसका कितने सहायक नदी है और कहाँ जा कर के इसका मुहाना है, कहाँ जा कर के यह मिल जाती है। देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है महाराष्ट्र से। और इसका बहाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से बहते हुए जाती है। तब महाराष्ट्र और कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कितने राज्य हो गया? महाराष्ट्र 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और यहाँ 4। मतलब कृष्णा नदी 4 स्टेट से होकर के गुजरती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र और यहाँ से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए जा कर के बंगाल के खाड़ी में यह गिर जाती है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी, कृष्ण भगवान कैसे थे? बहुत महान थे। तो क्या हो जाएगा? महान से हो जाएगा महाबलेश्वर से निकलते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाबलेश्वर और महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्ण भगवान से, उनके नाम से याद रखिएगा कि महाबलेश्वर से। महाभारत में देखो कि होंगे आप कि कितना इनका कारनामा है। सुदर्शन चक्र के साथ एक आते थे हमेशा, सुदर्शन चक्र लेकर के। ये चाहते तो महाभारत की लड़ाई जो 18 दिन चला था वो 1 दिन में ही समाप्त कर देते। तो इसीलिए इनको महान। अब कृष्ण भगवान क्या थे? महाभारत में क्या थे? यह शस्त्र नहीं उठाने के कसम लिए थे कि हम महाभारत के लड़ाई में शस्त्र को नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान क्या थे? महान थे। तब माँ से हो गया महाबलेश्वर, महाबलशाली थे, तभी तो 1 ही दिन में महाभारत को ख़त्म करने की इनमें क्षमता था। तो देखिए महाबलेश्वर हो गया और कहाँ? माँ से हो गया महाराष्ट्र, इसको याद रखिएगा। और कितने स्टेट से होकर के गुजरता है? तो एक तो महाराष्ट्र से निकला, उसके बाद में कहाँ है लगेगी? कर्नाटक के बाद तेलंगाना से बाद आंध्र प्रदेश और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर के यहाँ गिर जाएगी। तब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में यह गिरेगी। अब देखिए विशेषता क्या है कृष्णा नदी का? विशेषता सुनिए। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन नदी थी? प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी थी गोदावरी नदी, और दूसरी नदी क्या था? कृष्णा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? यदि भारत में सबसे लंबी नदी तो 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी का है लंबाई। सेकंड में आता है पूरा भारत भर में कौन? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। यदि आपको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी, यह गोदावरी नदी में पढ़ाए हैं। और यदि आपको पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो यही आ जाएगा कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी नदी लंबी नदी तो कौन आ जाएगा? कृष्णा नदी। तो देखिए यह प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं यह हम बताए हैं आपको कि तीनों तरफ से पानी से रहेगा घिरा हुआ और एक छोर रहेगा स्थल भाग से सटा हुआ, उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय। जैसे में हमारे भारत का नक्शा कैसा है? ऐसे है, देखिए ऐसे इस तरह से। तो इधर क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया, एने क्या हो गया? बंगाल खाड़ी हो गया, एने कौन हो गया? अरब सागर हो गया। तो यही देखिए इधर यहाँ से बीच में क्या है? मध्य प्रदेश होता है, MP। भारत के बीच में क्या है? भारत के हृदय किस राज्य को जानते हैं? मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो देखिए यहाँ से जितना आएगा सब नीचे में है। क्या हो गया? उत्तर तो हो गया, उत्तर में लद्दाख है। उत्तर में क्या है? लद्दाख है, यानी कि नॉर्थ। और तो यहाँ बीच से आ गया नीचे। अच्छा ऐसे कैसे हो गया?
बीच से आ गया नीचे ये वाला क्षेत्र, तो यही इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय इसी को कहते हैं। तो इधर एमपी से आ जाइए, इधर नीचे में है दक्षिण भारत, यही है। हम नक्शा में पढ़ाए हैं आपको, भारत के नक्शा में कौन सा स्टेट कहाँ है सब दिखाया गया है। महाराष्ट्र यहाँ है, अभी इसमें आएंगे, इसी में आएंगे आपको हम। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और देखिए कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। एग्जाम में आएगा किस नदी को महाराष्ट्र के जीवन धारा कहा जाता है, तो क्या कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है कौन, कृष्णा नदी। यह जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ये किस तरह से जाते हुए देख लीजिए, इस तरह से यही आंध्र प्रदेश के पास डेल्टा बनाते हुए। अब बताए हैं आपको कि डेल्टा नदी कब बनाती है, जब नदी का प्रवाह जो धारा होती है मंद मंद पड़ जाती है, तो जितना भी कादो मट्टी है उसको बहा करके ले जाने की क्षमता वह खो देती है, जिसके कारण मट्टी जो होता है साइड में छोड़ करके अपने पतली पतली धाराओं द्वारा बह के निकल जाती है। और जब मट्टी जो जम जाता है साइड में वही डेल्टा बन जाता है। प्रायः डेल्टा की आकृति हमेशा त्रिभुजाकार होती है। देखिए महाबलेश्वर पहाड़ी से जब कृष्णा नदी का उद्गम हुआ तो इसमें जो कृष्णा नदी में मिलने वाली सहायक नदी, तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान से ही याद रखिएगा, वो कैसे थे, सांवले थे। तो उनको क्या कहा जा सकता है, कोई काला भी कह सकता है, तो कह सकते कोयना। अब देखिए कोई काला रहे तो हमेशा कृष्णा भगवान को हमेशा उनको नदी के तट पर नहाते हुए या तो जाते थे नहाने वगैरह। तो देखिए तो यहाँ घाट प्रवाह और माल प्रवाह, तो घाट से हो गया घाट और माल प्रवाह, ऐसे याद रखिएगा। कोयना नदी घाट प्रवाह माल प्रवाह, और तुंग और मिल के भद्रा यानी कि तुंगभद्रा कहाँ जाके किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी के सहायक नदी है। कोयना नदी घाट प्रवाह और माल प्रवाह तुंग और भद्रा यानी कि तुंगभद्रा, ये दोनों मिलके क्या बन जाती है, एक तुंग नदी है और एक भद्रा, दोनों मिलकर क्या बन गया, सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। और जाके किस में मिल जाएगी, कृष्णा नदी में मिल जाएगी। और देखिए मूसी नदी, यहाँ देखिए एक मूसी नदी है। इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। तो मूसी और भीमा, तो ऐसे भी पता है ये है कि भीम के सहायता से ही कृष्ण भगवान ने किसे मारे थे, जरासंध को मरवाए थे, दो आधा फाड़ करके। तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि ये भीम भी किसका सहायक नदी है, कृष्णा नदी का सहायक नदी है भीम। तो याद रखिएगा भीमा और मूसी और भीमा कृष्णा नदी में कौन साइड से आकर के मिलती है, तो यह याद रखिएगा। ऐसे जा रहा है तो ऊपर में बायां हो गया, बायां साइड से, इधर कितना होगा, नीचे हो गया राइट साइड से, नीचे हो गया राइट साइड हो गया, और ऊपर हो गया क्या, लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड से कितनी नदी आकर के मिलती है कृष्णा नदी में, तो आ जाएगा मूसी और भीमा, और नीचे आ जाएगा कोयना घाट प्रवाह माल प्रवाह, और क्या आ जाएगा, तुंग और भद्रा नदी। कोयना घाट प्रवाह माल प्रवाह और तुंग और भद्रा नदी यानी कि तुंगभद्रा नदी। और मूसी नदी किनारे कौन बसा हुआ है, हैदराबाद, याद रखिएगा सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, पेन्नार नदी, देखिए उतना देखिए पेन्नार, अब यहाँ देखिए यहाँ से आते हैं, पेन्नार नदी कहाँ है, देखिए यहाँ है पेन्नार नदी। और देखिए कहाँ से इसका उद्गम स्थल कहाँ है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोलार से निकलता है। कर्नाटक के कोलार से पेन्नार नदी निकलता है। और कहाँ से इसका बहता है, कहाँ कर्नाटक से तो निकलवे करती है, आंध्र प्रदेश और लास्ट में जा कर के पश्चिम बंगाल में वो मिल जाती है। पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, सॉरी पश्चिम बंगाल कह रहे हैं,
बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। कावेरी नदी, ये देखिए बहुत पूछा जाता है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? बरहागिरी पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? कर्नाटक से ही पेन्नार नदी निकलती है। कर्नाटक से ही कौन निकलता है? कावेरी नदी। और इसका बहाव क्षेत्र देखिए, कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से बह करके जाती है? कर्नाटक से निकली और तमिलनाडु में प्रवेश किया और उसके बाद में बंगाल के खाड़ी में गिर गया। देखिए कर्नाटक का क्षेत्र यहाँ है, कर्नाटक का क्षेत्र यहाँ पर है, इस तरह से कर्नाटक का क्षेत्र है। ये सब आता है। करेला जैसा केरल हो जाएगा, करेला जैसा केरल यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे करेला केरल। और ये हो जाएगा बैंगई और ताम्रपर्णी। देखिए पेन्नार नदी कर्नाटक से निकली और कहाँ से होते हुए? देखिए कर्नाटक से निकली, कर्नाटक से निकली उद्गम स्थल और कोलार होते हुए, कर्नाटक में कोलार खान है, सोना के खान है, कोलार खान से निकला जाता है। तो देखिए कर्नाटक, यही कर्नाटक जो कहवा के लिए विख्यात है। कहवा यानी कि कॉफ़ी, कहवा। चलिए हम यहाँ नदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसको पेन्नार से निकला और होते हुए कहाँ? आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ निकलेगा? बंगाल की खाड़ी में। अब कावेरी नदी यहाँ से निकलेगी और कहाँ? तमिलनाडु होते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। कर्नाटक, तमिलनाडु और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। यहाँ से आ गया किसका क्षेत्र आ गया? तमिलनाडु का। तमिलनाडु से दो नदी निकलती है, ताम्रपर्णी और बैंगई। इसको याद रखिएगा कि नरम ताप पर बैंगन पकाएंगे तो अच्छा पकेगा। तो क्या? ताम्रपर्णी और बै से बैंगई नदी। तो से तमिलनाडु, तो से ताम्रपर्णी और तो से ब से बैंगई। अपना जैसे में हम बताएं एक ट्रिक आप भी लगा सकते हैं, किसी का नाम से किसी भी करके अगल बगल से कैसे हूँ। तो हम तो ये बता रहे हैं कि नरम ताप पर सभी आलू के, इस समय का मौसम है, आलू पकाते हैं सब। तब जैसे में बैगन को पकाएगा चोखा और चटनी बनाने के लिए, तो नरम ताप पर इसको बनाइएगा बैगन का चोखा, बैगन को, तो बहुत अच्छा से पकेगा। तो क्या है? तो से तमिलनाडु, तो से ताम्रपर्णी और बै से बैंगई। ये दोनों नदी याद हो गया। निकलती है तमिलनाडु से और जाके बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ये सब क्या क्षेत्र है? सब बंगाल की खाड़ी है। ताम्रपर्णी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, तो ये पहले इसको बताते हैं कर्नाटक से। यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में कौन नदी गिरती है? कावेरी नदी गिर जाती है। अब देखिए यहाँ विशेषता क्या है कावेरी नदी का? तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। सदाबहार नदी कहने का अर्थ है इस नदी में सालों भर पानी रहता है। देखिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें क्या पूरे वर्ष पानी रहता है, सालों भर। पानी कैसे रहता है पूरे वर्ष, ये आपको जानना चाहिए कि दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसमें सालों भर पानी रहता है। इसीलिए उस नदी को सदाबहार नदी भी कहते हैं। और बाकी जितना भी नदी है वो सालों भर नहीं रहती है, बरसाती नदी है। पानी आएगी, पानी होगा तो उसमें पानी रहेगा, अन्यथा नहीं। वर्षा पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे यहाँ इस तरह से कैसे यहाँ रहता है, देख लीजिए। क्योंकि केरल से देखिए जून के पहला सप्ताह में केरल में मानसून प्रवेश करती है और जून के लास्ट तक पूरा भारत में फैल जाता है। अब फैलते हुए लास्ट में नवंबर दिसंबर में यहाँ से कौन? तमिलनाडु से वह मानसून लौटती है। तो एक बार घुसेगी तब और लौटेगा तब, इस प्रकार से प्रवेश करेगी मानसून तब और लौटेगा तब। ठंडा के मौसम में यहाँ पर वर्षा होता है, इसीलिए कावेरी नदी में सालों भर पानी रहता है। आगे देखिए बैंगई नदी को आपको हम बता दिए, तमिलनाडु से निकलता है और पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है।
मीनाक्षी मंदिर, यही मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरै शहर में है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरै में, बैंगई नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर, देखिए मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। अब मदुरै शहर जो होता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में है। लेकिन मदुरै शहर कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा, बैंगई नदी के तट पर मीनाक्षी शहर मदुरै शहर स्थित है। अब देखिए ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु से निकलती है और कहाँ? मन्नार की खाड़ी में यह गिर जाती है। आगे देखिए यहाँ, अब आगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ के देखिए, अरब सागर में गिरने वाला नदी के देखिए स्थिति। देखिए अरब सागर में गिरने वाला नदी है इस तरह से, यहाँ देखिए सावर, यहाँ फर्स्ट में देखिए लूनी नदी, ये सब देखिए कौन सा पर्वत है जी? आरावली पर्वत श्रृंखला है। आरावली पर्वत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर है, याद रखिएगा। तो देखिए आरावली पर्वत से ही निकलती है कौन? राजस्थान से आरावली पहाड़ी से, देखिए याद रखिए लूनी नदी उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? तो आरावली पहाड़ी से, राजस्थान के आरावली पहाड़ी से निकलती है, जो अजमेर के पास है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। और यह आकर के ऐसे यहीं पर राजस्थान में थार मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में आकर के लूनी नदी समाप्त हो जाती है। इसे कहते हैं क्या? कच्छ। कौन सा नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। अब देखिए बहाव क्षेत्र क्या है इसका? राजस्थान से निकला और गुजरात होते हुए कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाता है। ये मरुस्थल से होते हुए आती है, तो गुजरात से होते हुए जाकर के, राजस्थान से निकला गुजरात होते हुए कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। विशेषता क्या है जी? देखिए यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। लूनी नदी को मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। साबरमती नदी का बहुत विशेषता है, देखिएगा साबरमती नदी यह निकलता है अरावली पर्वत से ही निकलती है साबरमती नदी। याद रखिएगा गांधी जी का आश्रम साबरमती के किनारे, साबरमती नदी के तट पर ही था गांधी जी के आश्रम, साबरमती आश्रम। तो देखिए साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले में आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान में उदयपुर जिला के आरावली पर्वत से निकलती है। और यह बहाव क्षेत्र देखिए राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यह देखिए खंभात के खाड़ी ये है। खाड़ी किसे कहते हैं हम बताए थे, जो तीनों ओर से स्थल भाग से सटा हुआ रहेगा और एक छोर से किससे सटा हुआ रहेगा? पानी से सटा हुआ रहेगा, तो उसे कहते हैं, यह तो समुद्र से सटा हुआ रहेगा, उसे क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे, ठीक ना। देखिए विशेषता क्या है जी इसका, किसका? साबरमती नदी का। तो अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। आगे देखिए अरब सागर में देखिए माही नदी, यही देखिए माही नदी कहाँ से निकलती है? देखिए यही अरावली का ही श्रृंखला है माही नदी। यहाँ से माही नदी यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे होते हुए कहाँ गिरेगी? खंभात की खाड़ी में। यही देखिए गुजरात से घुसती है कौन? कर्क रेखा घुसती है। और कर्क रेखा को माही नदी कितने बार काटती है?
कर्क रेखा के माही नदी 2 बार काटती है। यही कर्क रेखा है, देखिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, देखिएगा यहाँ 23.1/2, इसी को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो देखिएगा कर्क रेखा क्या है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसी कर्क रेखा को माही नदी कितने बार काटती है, तो 2 बार काटती है माही नदी, और आकर के खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कहाँ से निकलती है, आरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। देखिए यहाँ माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहाव क्षेत्र, देखिए कहाँ से विंध्याचल से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिएगा माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। और देखिए विंध्याचल पर्वत से ही निकला यहाँ से माही नदी, और कहाँ गिरा, खंभात के खाड़ी में। और बहाव क्षेत्र कहाँ, मध्य प्रदेश, MP हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात, 3 राज्य से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और लास्ट में यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ से नर्मदा नदी को देखा जाए, नर्मदा नदी यहाँ है, देखिएगा यही नर्मदा नदी है, यहाँ से निकलता, देखिए कहाँ से, अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिम ढाल से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी घाट से निकलती है कौन, नर्मदा नदी। और पूर्वी घाट से कौन निकलती है जी, यहाँ से सोन नदी निकलती है, यहीं से सोन नदी निकलती है, जो कि जा कर के इसका नाम क्या चीज़ है, सोन नदी निकलती है। और जा कर के पटना में ही मिलता है, कहाँ मिलता है जी, पटना में जा कर के मिल जाता है सोन नदी। यही नदी है जो दोनों विपरीत दिशा में बहती है, एक बहता है किधर, पूरब साइड में, तो एक बहता है पश्चिम साइड में। अब देखिए उसी का नीचे है कौन, सतपुड़ा से निकलता है कौन नदी, सतपुड़ा से निकलता है ताप्ती नदी। यही पर्वत श्रेणी से सतपुड़ा से कौन नदी निकलता है, ताप्ती नदी। किधर से निकलता है जी, तो यह दक्षिण से निकलता है, दक्षिण मुख से निकलता है और आकर के अरब सागर में गिर जाता है। तब पहले देखिए अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, एक जाती है किधर, पूरब में है, एक आता है पश्चिम में है। तो देखिए बहाव क्षेत्र कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कितना प्रतिशत भाग है, 87% भाग है, और महाराष्ट्र में 1.5% है, और गुजरात में 11% है, टोटल 100% में से। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है जी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के जीवन धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, हम बताए हैं कि 2 पहाड़ों के अगर बीच से एक रास्ता जमीन धंस गया, इसी से पानी बहना शुरू हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। नीचे हम चित्र में दिखलाएंगे आपको, चलिए। जवारनमुख नदी यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्च्यूरी का निर्माण करती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। जो ये देखिए डेल्टा का नदी की धारा लास्ट में मंद पड़ जाती है, तो मिट्टी झिट्टी को यहाँ पर जमा करके त्रिभुजाकार करके
अपने पतली पतली रास्ता बना के जा करके समुद्र में मिल जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति प्रायः त्रिभुजाकार होती है। और ज्वार नदी मुख किसे कहते हैं? जो नदी आ करके डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, जो नदी आ करके डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्चुरी कहते हैं, अंग्रेजी में ज्वार नदी मुख भी कहते हैं, डायरेक्ट आकर के मिल जाती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? इस तरह से पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, ये क्या हो गया, जैसे पहाड़ ऐसे इस तरह से था और यहाँ धरती के अंदर हलचल होने के कारण ये मिट्टी का कटाव होकर धंस गया और धंस जाने के कारण इसी से होकर के पानी बहना शुरू हो गया, इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी को देखा जाए, यही ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा की पहाड़ी पर से निकलता है। याद रखिएगा, नरम ताप पर 7 पूड़ी पकाएंगे, नरम ताप पर 7 कहेगा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी से। नरम ताप पर पकाना है 7 पूड़ा पकाएंगे, तो याद रखना ताप्ती और सतपुड़ा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बहाव निकलता है। कहाँ से निकलता है? एमपी के बैतूल जिला से। याद रखिएगा सतपुड़ा। नरम ताप पर पकाना है 7 पूड़िया। देखिए नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरेगी? दोनों का मुहाना कहाँ है? उद्गम होता है कहाँ? एमपी से। गिरता है कहाँ जाकर? मुहाना मतलब इन कहाँ होता है? अरब सागर में जाकर के आकर के गिर जाती है। तो सतपुड़ा याद रखिएगा, नरम ताप पर 7 पूड़ी यानी कि नर्मदा और सतपुड़ा ये निकलता है कहाँ से? ये सब दोनों निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी से निकलती है। अब बैतूल जिले से, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। बहाव क्षेत्र कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और जाके खंभात की खाड़ी में आकर के यहाँ गिर जाती है। विशेषता क्या है जी ताप्ती नदी का? देखिए यह भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। ज्वार नदी मुख का निर्माण करने का अर्थ है डायरेक्ट आके यहाँ समुद्र में मिल जाती है, कोई डेल्टा वेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डायरेक्ट आकर के समुद्र में मिल जाती है, उसे कहते हैं एस्चुरी या तो ज्वार नदी मुख हिंदी में कहते हैं। अब देखिएगा सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है जी? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवी नदी के ध्यान देखिएगा, यहाँ मांडवी नदी यहाँ है, मांडवी नदी यहाँ है। उद्गम कहाँ से है? देखिए कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है पश्चिमी घाट से। अब बहाव क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक और गोवा होते हुए कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा गोवा की राजधानी पणजी यही मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। जुवारी नदी गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। देखिए यहाँ जुवारी नदी गोवा से निकलेगी, जाके अरब सागर में गिर जाएगी। अब देखिए शरावती नदी, यहाँ से देखिएगा आप शरावती नदी और गंगावेली नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। देखिए यहाँ है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, कहाँ से निकलती है? शरावती नदी कर्नाटक से निकलेगी, अरब सागर में डायरेक्ट जाकर के गिर जाएगी। यहाँ से देखिए गंगावेली नदी भी कहाँ? कर्नाटक से निकलेगी, जाकर गिर जाएगी कहाँ? गंगा नदी में मिल जाएगी। पेरियार नदी कहाँ? केरल से निकलेगा और कहाँ जाकर गिर जाएगा? यहाँ अरब सागर में मिल जाएगा। यहाँ देखिए तमिलनाडु से कौन निकलेगा? भरतपुजा तमिलनाडु से निकलेगा, जाके अरब सागर में गिर जाएगा। देखिएगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ फिगर है, यहाँ देखिए कर्नाटक से निकलेगा, अरब सागर में जाके मिल जाएगी। कौन? शरावती नदी और गंगावेली नदी, दोनों का उद्गम स्थल है कहाँ? कर्नाटक है। पेरियार का कहाँ है? उद्गम स्थल है केरल में, और गिर जाएगी जाके कहाँ? अरब में जाकर के अरब सागर में गिर जाएगा। अब देखिए भरतपुजा नदी निकली कहाँ से? तमिलनाडु से, जाकर के अरब सागर में मिल जाएगी। चलिए यहाँ एंड हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।
है।